नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। हम सभी ने छोटी कक्षाओं में इसको पढ़ा होगा ज़रूर, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीज़ें उस समय ध्यान ना दी गई हों या इस समय भूल गया हो। तो हम इस पर रिवीजन करेंगे आज के टॉपिक पे। तो इसमें हम लोग सबसे क्षेत्रमिति, क्षेत्र का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, कोई एरिया हो, कुछ जगह हो, उसका मापन जो है वही मिति मतलब मापन। तो उसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो विभिन्न आकृतियों के विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं, जैसे वर्ग हैं, आयत है, जिसको इंग्लिश में आप लोग स्क्वायर, रेक्टेंगल, घन, घनाभ और क्या कहते हैं उसको, गोला, इन सब चीज़ों के बारे में, बेलन, शंकु, ये सब के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग और आयत की। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर और आयत को रेक्टेंगल कहते हैं। इन दोनों में सबसे पहले हम समझ लें डिफरेंस क्या है। ध्यान से देखिएगा, जो वर्ग होता है वो चारों तरफ उसकी जो भुजाएं होती हैं, किसी भी, देखिए वर्ग और आयत में पहले सिमिलरिटी समझते हैं। इनकी जो चारों भुजाएं होती हैं वो ये वाली, ये और ये चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति वर्ग भी होता है और आयत भी होता है। 90 अंश का कोण इनकी भुजाओं में भी बनता है और यहाँ पे भी देखिए 90 अंश यहाँ बन रहा है चारों जगह पे, ये ऐसे ऐसे, यहाँ पे भी ये 90 अंश के कोण बन रहे हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि चार भुजाएं इसमें भी होती हैं, वर्ग में भी, और चार भुजाएं आयत में भी होती हैं। और डिफरेंस ये है, अंतर ये है कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आयत में आमने सामने की भुजा केवल बराबर होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो चित्र बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये भुजा इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, आमने सामने भुजा बराबर है। ठीक, तो और यहाँ पे जो आपको नीले स्याही से बीच से एक कोने से दूसरा कोना मिलाया गया है, इसको विकर्ण कहते हैं। तो अभी हम इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे कि कैसे इसको निकालते हैं। तो पहली चीज़ तो हम इसके बारे में देखिए, यहाँ पे हम लोग ये अभी 2D पढ़ रहे हैं, जहाँ पे केवल दो बीमाएँ होती हैं। बीमा मतलब एक लंबाई और एक चौड़ाई। और 3D में तीन बीमाएँ होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे जो वर्ग और आयत है, इसमें दो बीमाएँ हैं। तो यहाँ पे हम केवल परिमाप और क्षेत्रफल की बात करेंगे। लेकिन जब तीन बीमाएँ हो जाती हैं, 3D हो जाता है, जहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, तो वहाँ पे हम लोग आयतन की बात करते हैं 3D में। तो इस पे हम बात करेंगे पहले वर्ग के बारे में। तो सबसे पहले परिमाप। परि मतलब चारों ओर, माप का मतलब मापन। चारों ओर का जो मापन होता है, चारों ओर की जो किसी भी आकृति के जो, अगर हम चारों तरफ की लंबाई को जोड़ लें या चारों तरफ कुल लंबाई ज्ञात कर लें, तो वही उसका परिमाप हो जाता है। जैसे इस चित्र में दिख रहा है वर्ग का परिमाप, तो इसकी चारों भुजा आपस में बराबर थी, तो हमने मान लिया है कि चारों भुजा ए सेंटीमीटर थी या ए मात्रक था। तो हम चारों भुजा को जोड़ लिए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ये हो गया 4a। तो यही ए क्या था, भुजा। तो 4 गुणे भुजा, परिमाप क्या हो गया वर्ग का, 4 गुणे भुजा। और क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो यहाँ पे ए गुणे ए, क्योंकि लंबाई भी इसका ए है, चौड़ाई भी इसका ए है, ए गुणे ए इसका यानी भुजा का वर्ग हो गया। अब बात करते हैं आयत में। तो आयत में देखिए लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई, एल प्लस बी। यहाँ एल लेंथ को, लंबाई को डिनोट करता है और बी ब्रेथ को, चौड़ाई को डिनोट करता है। तो देखिए एक एक एल मिलकर 2 एल हो गया और एक एक बी मिलकर के 2 बी हो गया। अब दोनों में 2 कॉमन था, यहाँ पे ये देखिए दोनों में 2 है ना, हमने इस 2 को कॉमन ले लिया, तो मिल गया एल प्लस ए। तो यही हमारा जो है, जो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, वो यहीं से आया था। ठीक, क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। विकर्ण की बात कर लेते हैं अब थोड़ी सी, आप लोगों को दिख रहा होगा अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये देखिए, ये पाइथागोरस प्रमेय बन रहा है। इस त्रिभुज की अगर हम बात करें, यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है
और 90 अंश का कोण बना जब होता है तो मान लीजिए अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, तो कर्ण पर बना वर्ग इन दोनों के वर्गों के यानी आधार और लंब के योग वर्गों के योग के बराबर होता है। उसी चीज़ से हम यही चीज़ आयत में भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ भी त्रिभुज बन रहा है। तो उसी चीज़ का हमने फार्मूला विकर्ण बराबर विकर्ण का वर्ग बराबर लंबाई, अरे लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग करते तो हमने वर्ग ना करके डायरेक्ट अंडर रूट ले लिया है। वही ए का होल स्क्वायर धन ए का होल स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर हो गया, ए को हमने बाहर कर लिया तो a√2 हो गया। यहाँ पे एल स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक, तो सब मिला करके अगर आपसे पूछा जाएगा विकर्ण का माप निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई आपको दिया रहेगी आयत में और वर्ग में भुजा दिया गया रहेगा, तो सीधे इस सूत्र में मान रख करके कैलकुलेशन करके निकाल लेना है, कुछ करना नहीं है। ठीक, आइए अब हम लोग उदाहरण के बारे में जानेंगे। 70 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वर्गाकार खेत की बात की गई, यानी इसका प्रत्येक भुजा 70 से, देखिए यहाँ पे हमने चित्र बना दिया है, तो एक तो ये भी 70 सेंटीमीटर इसकी भुजा, ये भी और ये भी। तो वर्गाकार खेत की भुजा कितनी होगी 70 सेंटीमीटर। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए क्षेत्रफल और परिमाप दोनों पूछा गया, तो हमने पहले क्षेत्रफल निकाला है, तो क्षेत्रफल की बात करेंगे। यहाँ देखिए वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल हमने क्या था, भुजा का वर्ग। देखिए दोस्तों सूत्र वगैरह अगर हम ज़्यादातर प्रयास करते हैं कि आपको बेसिक बता सकें कि कहाँ से ये आया है सूत्र। मान लीजिए जिनकी उत्पत्ति थोड़ा टिपिकल है, जो आपको हायर लेवल पे पढ़ना है, तो हम उसके बारे में नहीं डिस्कस करते हैं, लेकिन जो आसानी से आप लोगों को पहुंचाया जा सकता है वो हम बता देते हैं। तो प्रयास आप लोग ये करिए कि सूत्र को पकड़िए कि कहाँ से निकल रहा है, इससे क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो परीक्षा में अगर आप सूत्र बोलते भी हैं तो आप सूत्र खुद उत्पत्ति कर सकते हैं, आप खुद उसको निकाल सकते हैं। और वैसे भी एक ही हमने तो हर तरह के प्रयास किए हैं, एक उदाहरण बताने के, आप उस पर आधारित खुद से प्रश्न बना करके या किसी किताब के माध्यम से उस पर ढेर सारे प्रश्न हल करिए, आपको सूत्र अपने आप याद हो जाएगा और भूलेगा भी नहीं जल्दी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं 70 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत का परिमाप तथा क्षेत्रफल याद करना था। तो हमने क्या किया, भुजा का वर्ग कर दिया। तो भुजा 70 सेंटीमीटर थी, तो 70 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 7 सतह 49 और 2 जीरो यानी 4900 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब परिमाप भी निकालना था, तो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे 70, 7 चौक 28, 280 सेंटीमीटर वर्गाकार खेत का परिमाप हो गया। अब देखिए 40 सेंटीमीटर लंबे तथा 50 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार खेत का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ देखिए प्रश्न में हमने सुधार करना भूल गए थे हम। यहाँ पे हमने 40 सेंटीमीटर के बजाय 80 सेंटीमीटर लंबाई लिया है और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर लिया है। तो आयताकार खेत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो 80 धन 50 130, 260 गुणा करेंगे 260 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। और आयताकार खेत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है और उसी सूत्र का प्रयोग करते हुए यहाँ हमने 80 गुणे 50 8 पंचे 40 4000 वर्ग सेंटीमीटर। मात्रक देखिए भूलिएगा नहीं, मात्रक बहुत ज़रूरी होता है। तो 4000 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। फिर है किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। ठीक, यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर हो तो ध्यान रहे फर्श भी आयताकार होता है तब, और अगर प्रश्न में आयताकार या वर्गाकार का जिक्र नहीं किया हो तो प्रयास करिए आयताकार ही मानिए उसको। और यहाँ पे देखिए लिखा भी है आयताकार भवन है, तो जाहिर सी बात है उसका फर्श भी आयताकार होगा। तब भवन की लंबाई एवं चौड़ाई का अंतर ज्ञात करो। तो हमने मान लिया कि आयताकार खेत की लंबाई x मीटर है, तो प्रश्न में कहा है कि खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, तो खेत की चौड़ाई बराबर लंबाई का 3/4, तो लंबाई x का 3/4 यानी 3/4 मीटर। तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई x इंटू एक्स गुणे 3/4
देखिए लंबाई x मीटर और चौड़ाई x इंटू 3/4, और ये क्षेत्रफल जो है 768 वर्ग मीटर यहाँ पे देखिए फर्श का दिया था, तो हमने इसके बराबर कर दिया इसको। अब इसको सॉल्व करके हमने x का मान निकाला है जो कि 32 आया है। तो ये 32 हमने लंबाई मानी थी आयत की, तो चौड़ाई हो गई 3/4 x से 24 सेंटीमीटर। तो दोनों का अंतर पूछा था, तो 32 ऋण 24 लंबाई और चौड़ाई का अंतर, 32 ऋण 24 8 सेंटीमीटर का डिफरेंस है उसकी लंबाई और चौड़ाई में। आगे देखिए, किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 मीटर तथा क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि आयताकार मेज की लंबाई x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है। तो आयताकार मेज के सतह का परिमाप बराबर 28 मीटर, और परिमाप का सूत्रफल क्या होता है, सूत्र क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई, लंबाई x है चौड़ाई y है, और 2 को इधर गुणे में था इधर भेज दिया तो बटे में चला गया, तो x प्लस वाई बराबर 14 मिल गया। फिर देखिए है आयताकार मेज की सतह का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर दिया गया है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 48 वर्ग मीटर, यानी एक्स वाई इक्वल टू 48। ये समीकरण 2 मिल गया। अब देखिए हम लोग x माइनस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है, अभी आपको समझ में आएगा क्यों। देखिए यहाँ पे हमको एक इक्वेशन मिला है x प्लस वाई बराबर 14, तो अगर हमको यहाँ पे x माइनस वाई या माइनस एक्स प्लस वाई के रूप में कोई इक्वेशन और मिल जाता तो दोनों को सॉल्व करके हम x और y का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई के रूप में सूत्र है, तो हम पहले इसका x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो है, लेकिन प्लस 2xy हमको चाहिए था, तो हमने 2xy जोड़ लिया है और 2xy घटा दिया है। अब इस 2xy को हम इसके साथ ले लेंगे तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इस 2xy और इस 2xy को माइनस में दोनों माइनस 4xy हो जाएगा। अब हमने x प्लस वाई का मान यहाँ से उठा के रख दिया है समीकरण 1 से, और एक्स वाई का मान समीकरण 2 से। इसको हल किए हम तो x माइनस वाई बराबर हमको 2 मिला। अब समीकरण 1 और 3 को, ये जो x माइनस वाई बराबर 2 है इसको हमने 3 मान लिया, दोनों को जोड़ देंगे तो x का मान हमको मिलेगा 8 मीटर। इसको अच्छे से वीडियो पॉज करके देखिएगा कैसे हल किया गया है। तो x का मान मिल गया, तो 8 मीटर आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान मिल जाएगा। तो x देखिए समीकरण 1 में मान रखा गया था x प्लस वाई बराबर 14, तो x का मान 8 मीटर हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको y का मान मिल गया है 6 मीटर। तो इस तरीके से x था लंबाई 8 मीटर मिला और चौड़ाई y 6 मीटर। तो मेज के विकर्ण की लंबाई पूछा गया था, तो मेज के विकर्ण की लंबाई हमने क्या पढ़ा था, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई 8 का वर्ग धन चौड़ाई 6 का वर्ग। इसको सॉल्व करेंगे, 8 टाइम 64 और 6 36, 64 और 36 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 मीटर। तो मेज के विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई, 10 मीटर। एक वर्ग और एक आयत का समान क्षेत्रफल 576 वर्ग मीटर है। यदि आयत की लंबाई 48 मीटर है तो आयत की चौड़ाई तथा वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल दिया है 576 वर्ग मीटर, और लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। लंबाई 48 मीटर है, गुणे चौड़ाई बराबर 576 वर्ग मीटर, तो चौड़ाई बराबर 576 बटे 48, तो 12 मीटर आयत की चौड़ाई आ गई। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 576 वर्ग मीटर, तो भुजा का वर्ग बराबर 576 वर्ग मीटर, तो इसलिए भुजा बराबर अंडर रूट 576 बराबर 24 मीटर क्या है इसका भुजा आ गया। इसी तरीके से यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई समान है तथा आयत का क्षेत्रफल 324 वर्ग मीटर है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों समान है, यानी कि ये क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा, लेकिन चूंकि आयत कह दिया है इसलिए हम इसको आयत के रूप में ही हल करेंगे। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, अब चूंकि दोनों बराबर है तो हम b के यहाँ पे l भी लिख सकते हैं, तो l का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 324 हो गया, तो l बराबर अंडर रूट 324 18 मीटर आ गया इसका लंबाई भी और चौड़ाई भी। ठीक, हम बात करते हैं वृत्त की। देखिए वृत्त में
छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जब भी ये जो दिख रहा है आप लोगों को, आप इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे देखिए, ये है वृत्त, ठीक, और ये है इसका सेंटर। तो वृत्त इसको कहते हैं परिधि, ये जो चारों तरफ की लाइन है ये परिधि कहलाती है, ठीक। तो इन परिधि के किन्हीं भी दो बिंदु को जब मिलाया जाता है तो इसको जीवा कहते हैं, कहीं से भी हो। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वो होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, इसी को ही व्यास कहते हैं, ठीक। ये देखो त्रिज्या तो इतना है और ये भी त्रिज्या है, यहाँ वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ये सब त्रिज्याएं हैं जो आप लोग देख रहे हैं। तो इधर भी त्रिज्या, एक मिनट, अगर ये केंद्र है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो ये r और ये r अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 2r हो जाएगा। ये 2r का मतलब 2 गुणे त्रिज्या, और ये क्या होता है, व्यास। तो व्यास त्रिज्या का दूना होता है, ये भी एक सूत्र है, आप लोग जानते रहिए। फिर देखिए यहाँ पे जो वृत्त का केंद्र a है और रेखा ए भी वृत्त की त्रिज्या है, चित्र में जो बना हुआ है। और वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या भी हमने बताया। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिमाप या परिधि जो होती है 2 पाई आर होती है, इसमें लिखना भूल गए हैं, जानते रहिए। 2 पाई आर, ये है वृत्त की परिधि। तो अब इसका, हाँ, पाई का मान हम नॉर्मली 22/7 इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको प्रश्न के अंतिम में पाई का मान कुछ दिया गया है, कभी कभी प्रश्न में दे देता है पाई बराबर 3.1414 ऐसे कुछ समथिंग कुछ भी, मतलब जो भी, अगर पाई का मान दे दिया तो इसका मतलब वो आपको बाध्य किया है, उस प्रश्न में आपको पाई का वही मान इस्तेमाल करना है। अगर आपको नहीं दिया गया है तो आप स्वतंत्र हैं, चाहे आप पाई का मान 22/7 इस्तेमाल कीजिए, चाहे 3.14। तो वृत्त का व्यास उदाहरण देखते हैं। वृत्त का व्यास 24 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का व्यास 24 सेंटीमीटर दिया गया है और वृत्त के व्यास का सूत्र होता है 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 गुणे में है तो यहाँ बटे में आ जाएगा, तो 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या दे दिया गया है और वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो मान रख दीजिए, पाई का मान हो गया 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या 14 दी गई है। इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो 14 दूनी 28, ये 14 और 2 28 और गुणे 22 616 वर्ग सेंटीमीटर आएगा इसका क्षेत्रफल। देखिए वृत्त और गोले में अंतर होता है। वृत्त जो होता है वो खोखला होता है, जैसे चूड़ी क्या है, वृत्त है एक प्रकार से, और गोला जो होता है वो ठोस होता है। वृत्त 2D में आता है और गोला 3D में आता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है और गोले का क्षेत्रफल और आयतन दोनों होता है। गेंद जो है वो ठोस होता है तो वो गोले में आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं वृत्त, अक्सर लोग वृत्त और गोले में, पहले हम भी बहुत कंफ्यूज होते थे, लेकिन वास्तव अंतर यही समझ लीजिए, देखने में दोनों गोल हैं, हम लोग सोचते हैं त्रिज्या वहाँ पे भी होती है, व्यास वहाँ पे भी होता है, फिर दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर यही है कि वृत्त 2D का हिस्सा है और गोला 3D का हिस्सा है। वृत्त में वृत्त जो होता है वो खोखला होता है, लेकिन जो गोला होता है वो ठोस होता है। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, 154 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर 154 के बराबर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो हमको वृत्त की त्रिज्या अंतिम में 7 सेंटीमीटर मिला है, ठीक। इसको हल करिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। अब बात करते हैं घन और घनाभ। जैसे हम लोग वृत्त और आयत पढ़ा है वैसे घन और घनाभ भी है। जैसे वर्ग में, वृत्त और नहीं, वर्ग और आयत पढ़ा है, तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती थी, वैसे घन में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, जितनी भी भुजाएं हैं सब बराबर होते हैं आपस में। और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होते हैं, लेकिन लंबाई
हर जगह समान होगी, चौड़ाई हर जगह समान होगी, ऊंचाई हर जगह समान होगी। ठीक, अब इसमें देखिए ऑटोमेटिक आपको 3T दिख रहा है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। 6 फलक होते हैं। देखिए आप उदाहरण के तौर पे एक डिजिटल ले सकते हैं, ज्योमेट्री ले सकते हैं और उसको लेकर के समझ सकते हैं। ये जो हिस्सा आप लोगों को दिख रहा है, ये सब क्या है? ये सब फलक हैं। ये किनारा है, ये क्या है? किनारा है। और ये कोना है, जो बिंदु आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट, ये कोना। तो यहाँ पे हमने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि इसके 6 फलक, 12 किनारे और 8 कोने होते हैं। अक्सर कंपटीशन एग्जाम में ये सब पूछ लिया जाता है कि कितने किनारे होते हैं, कितने कोने होते हैं, तो ये सब आप लोग जानते रहिए। अब घन का विकर्ण जो होता है वो अंडर रूट लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग और धन ऊंचाई का वर्ग होता है। तो यहाँ पे चूंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, तो ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो घन का विकर्ण a√3 मिलता है। और घनाभ का विकर्ण देखिए अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर धन ऊंचाई का स्क्वायर। आयतन इसमें a³ हो जाता है और घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फिर घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करें तो 6a² होता है, जबकि पृष्ठ का क्षेत्रफल, और कैसे आया है सब लिखा भी गया है, हर फलक का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे घनाभ के पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई, इनका प्रयोग करते हुए हम इनके उदाहरण को समझेंगे। किसी घन की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो उस घन का विकर्ण आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए घन का भुजा दे दिया है 4 सेंटीमीटर, तो घन का विकर्ण क्या हो जाएगा? a√3 यहाँ हमने निकाला है। देखिए घन का विकर्ण, तो a√3 हम इसमें मान रख देंगे। तो भुजा का मान हमने 4 सेंटीमीटर रखा, तो 4√3 हो गया घन का विकर्ण। घन का आयतन भुजा का क्यूब, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 64 घन सेंटीमीटर घन का आयतन हो गया। फिर है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6a², ए मतलब भुजा, ए की जगह पे 4 रख दिया गया, तो 6 गुणे 4 का वर्ग, तो 4 चौक 16 और छक्का 96 वर्ग सेंटीमीटर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। देखिए क्षेत्रफल में हमेशा मात्रक जो होता है वो वर्ग मात्रक होता है और आयतन में घन मात्रक होता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। अगर मात्रक मतलब सेंटीमीटर वर्ग, तो अगर सेंटीमीटर में दिया गया है माप तो घन सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर होगा, मीटर में दिया गया है तो घन मीटर या वर्ग मीटर, और किलोमीटर में दिया गया तो उसी के हिसाब से हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। डेसीमीटर में है जिसमें रहेगा, डेकामीटर हेक्टो जिसमें हो उसमें लिख देंगे। आगे देखते हैं 5 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई घनाभाकार बक्से का विकर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए जैसे घन का हमने ज्ञात किया था वैसे घनाभ का भी सूत्र का प्रयोग करना। लंबाई L दिया है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई B दिया है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई H दिया है 7 सेंटीमीटर। तो घनाभाकार बक्से का विकर्ण क्या हो जाएगा? अंडर रूट L² + B² + H²। तो हम लोग सबका मान रख देंगे, तो अंडर रूट 110 सेंटीमीटर। अब देखिए चाहे आप उत्तर यहीं पे छोड़ दीजिए, चाहे आप इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। फिर घनाभाकार बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने अभी पढ़ा था, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। इसमें मान रख देंगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का और इसको हल करेंगे, 214 वर्ग सेंटीमीटर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी तरीके से आयतन की बात करें, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 5 गुणे 6 गुणे 7 यानी 210 घन सेंटीमीटर इसका आयतन आ गया। इसके बाद देखिए दिया है 1250 घन सेंटीमीटर घनाभाकार लोहे के बक्से को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर घनाकार डिबिया कितने बनाए जा सकते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के प्रश्न बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें करना कुछ नहीं होता है, बहुत आसान भी होता है। जो जिस बक्से को पिघलाया जा रहा है या जिस भी, मान लीजिए तो यहाँ पे घनाभ की बात है, घनाभाकार बक्से की बात है, लेकिन कहीं पर भी चाहे वो गोला हो, चाहे शंकु हो, चाहे बेलन हो, जिसको भी पिघलाया जा रहा है उसके आयतन में जो बनाया जा रहा है उस एक के आयतन से, देखिए उसका तो संपूर्ण आयतन, जिसको पिघलाया जा रहा है उसके संपूर्ण आयतन में जो बनाया जा रहा है उस किसी एक के आयतन से भाग दे देंगे तो हमको संख्या मिल जाएगी कि कुल कितने बनाए जा सकते, कितनी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तो वही घनाभाकार लोहे के बक्से का आयतन बटे एक घनाकार डिबिया का आयतन हमने लगाया है। तो ये 1250 दिया गया है यहाँ पे,
तो हमने 1250 उठा के यहाँ पे रख दिया है। और एक घनाकार डिबिया चूँकि इसका दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का घन हो जाएगा यानी 125 सेंटीमीटर, भाग देंगे 10 डिब्बियाँ इसकी बनाई जा सकती हैं। अब बात करते हैं बेलन की। तो देखिए बेलन में आपको दिख रहा होगा गोलाकार, तो वृत्त की सारी चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल होंगी और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें बेलन के आधार की, सिर्फ आधार की परिधि की, तो 2 पाई आर हो जाएगा क्योंकि वो वृत्त है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इसका जो गोला है और इसमें ऊंचाई से गुणा हो जाएगा, तो 2 पाई आर एच इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ मतलब ये केवल ये सब जो है ये वक्र पृष्ठ है, ठीक। अगर इसी में हम इसके आधार का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं दोनों, तो ये संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो 2 पाई आर एच में पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया, तो 2 पाई आर कॉमन कर लिया, तो एच प्लस आर हो गया। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो गया। यदि किसी बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच, तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर 5 सेंटीमीटर और एच 7 सेंटीमीटर हमने रख दिया, तो 220 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। देखिए यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 5 दूनी 10 और 22 धाम में 220 वर्ग सेंटीमीटर। यदि किसी बेलन की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, बेलन की त्रिज्या दी गई है, ऊंचाई दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर मान रख देंगे। तो इसको हल करेंगे तो 88 वर्ग सेंटीमीटर मिल जाएगा। आप लगाएंगे तो देखेंगे इतना ही आएगा, इसको आप स्वतः प्रयास कीजिएगा। आगे देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और देखिए इसमें बाध्य कर दिया, जबकि पाई बराबर 3.14, तो हम पाई का मान 22/7 यहाँ पे ना इस्तेमाल करके 3.14 ही इस्तेमाल करेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, बेलन का आयतन सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें हम मान रख देंगे, ठीक, और हल कर लेंगे। इसी प्रकार है 6300 पाई घन सेंटीमीटर आयतन वाले बेलन को पिघला कर, देखिए 6300 पाई, यहाँ पे पाई का मान रख के इसको हल नहीं किया है और दे दिया है, तो इसको आप लोग ऐसे रख देंगे। तो 6300 पाई घन सेंटीमीटर आयतन वाले बेलन को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। तो पिघलाया जाने वाला जो बेलन हो उसका आयतन में एक नए बेलन के आयतन से भाग दे देंगे। तो नए बेलन का आयतन चूँकि पाई के रूप में दिया गया है पुराना मतलब बड़े बेलन का, तो हम लोग इसमें भी पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई को ऐसे ही रहने देंगे। और इसको रख के जब हल करेंगे तो यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, अभी ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। फिर 3 का वर्ग गुणे 4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 175 आएगा। तो इस तरीके से 175 बेलन बनाया जा सकता है। आइए शंकु पढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखिए शंकु, जोकर की टोपी आप लोगों ने देखा होगा, शंक्वाकार होता है। आपने मिट्टी का तेल छानने वाला कीप देखा होगा, वो भी शंक्वाकार होता है। ये देखिए ये शंकु का आधार होता है, ये शंकु की ऊंचाई है, और ये जो होता है ये तिर्यक ऊंचाई होता है। देखिए ध्यान दें, तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट करते हैं, इसको एच से डिनोट करते हैं। बाकी ये वृत्ताकार है, वृत्त के में जो नियम कानून चलते हैं वो इसी में चलेंगे। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L = √h² + r, वही पाइथागोरस प्रमेय से आया, ठीक, h² + r²। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, ठीक, एल जहाँ तिर्यक ऊंचाई है और आर त्रिज्या है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल में, अगर हम इसका मतलब ये जो है ये पाई आर एल है, ठीक, इसी में अगर हम इसके आधार को भी पाई आर स्क्वायर को जोड़ देते हैं तो ये संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। तो पाई आर कॉमन ले लिया, L + r। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ठीक। अब इसको इसी के आधार पर सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इनके उदाहरण को समझेंगे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई होता है √h² + r², मान रख देंगे, L का मान मिल गया 5 सेंटीमीटर, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई हो गई।
आगे देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 14 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया है और एल तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। तो शंकु का पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ पाई आर एल। तो मान रख देंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान 5 और एल का मान 14, तो 220 वर्ग सेंटीमीटर। फिर इसके बाद है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 14 सेंटीमीटर ऊंचे शंक्वाकार टोपी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो टोपी का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 3 का वर्ग गुणे 14। फिर इसके बाद है गोला, इसमें देखिए 132 घन सेंटीमीटर आया है। फिर देखिए गोला, गोला हमने बताया था ठोस होता है, अब चित्र में आपको वृत्त ही लग रहा होगा लेकिन ये है गोला, ठीक। तो यहाँ पे देखिए गोले का वक्र पृष्ठ जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और अगर अर्धगोले की बात करेंगे वक्र पृष्ठ की तो उसी का आधा हो जाएगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, अर्धगोले का आयतन उसका आधा हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, तो यहाँ 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें आधार उसका पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। इसी को उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गेंद का वक्र पृष्ठ अथवा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो गेंद की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया है, तो गेंद का वक्र पृष्ठ अथवा संपूर्ण पृष्ठ, देखिए गेंद में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों होता है और दोनों समान होता है, 4 पाई आर स्क्वायर ही। अगर अर्धगोला है तो उसका अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि अर्धगोले में 2 पाई आर स्क्वायर वक्र पृष्ठ होता है और 3 पाई आर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो गेंद का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें 4 पाई का मान 22/7, आर दिया है 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुणे 14 हो जाएगा। इसको हल करेंगे 2464 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल रहेगा संपूर्ण पृष्ठ। इसी तरीके से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 22/7, आर का मान 7 गुणे 7 गुणे 7 रख के हल करेंगे तो 1437.33 घन सेंटीमीटर आएगा। फिर दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर हमने बताया था, तो इसी में मान रख देंगे। पाई को ऐसे ही रहने दें, चाहे 22/7 रख के हल कर लें, चाहे 3.14, मर्जी आपकी, जैसे आपको विकल्प में दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको हल करना रहेगा। इसको रख के हल करेंगे तो 75 पाई वर्ग सेंटीमीटर आएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जहाँ समस्या होगी आप लोग बताइएगा। कुछ लोगों की शिकायत हमें ये मिली है कि हम बहुत तेज़ पढ़ाते हैं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी स्पीड ज़्यादा है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके समझिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हमने जहाँ जहाँ मुख्य बिंदु है उसको हमने विस्तार से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो आप लोग कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।